Hello, students. Welcome back to my channel, Competition Breaker. Let's continue with the part 2 of Unit 4. The chapter name is Inequality in India, which is being written by Himanshu. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में इनइक्वालिटीज़ कैसी रही हैं, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो या अब हम अदर सोशल इंडिकेटर्स के टर्म्स में हो। इनइक्वालिटी की बातें आजकल मतलब काफ़ी एक्सपर्ट्स के द्वारा कर होने लगी है। और जो हमारे अदर कंट्रीज़ हैं, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उधर भी इनइक्वालिटीज़ का टॉपिक काफ़ी बढ़ गया है। और जो भी हमारे बिग बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, उनका भी मानना है कि इनइक्वालिटी इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है और पॉवर्टी को इंक्रीज़ करता है। हमारी जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जो कि एक फ़ास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं, फिर भी हमारे यहाँ इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। हमारे इंडिया में जो पॉवर्टी का टॉपिक है वो उसको ज़्यादा अटेंशन मिलती है एज़ कम्पेयर टू दी इनइक्वालिटी, जो कि जिसकी वजह से हमारा इनइक्वालिटी बहुत पहले से ही मतलब बढ़ा हुआ है। हम देखेंगे अब कि हमारे इनइक्वालिटी इंडिया का इनइक्वालिटी का ट्रेंड क्या रहा है। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमारे मतलब जो सॉरी हाँ, अब हम देखेंगे कि हमारे इकोनॉमी का मतलब इनइक्वालिटी को लेकर ट्रेंड क्या रहा है। तो आफ्टर 1991 हमारे यहाँ जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती हुई नज़र आई है, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स था वो बहुत सारे लोगों तक जो गरीब लोग थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे पाया था। जो माइनॉरिटीज़ लोग हमारे कंट्री के थे उनको भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाया था। फिर उसके बाद हम मॉनेटरी इनइक्वालिटी देखेंगे। मॉनेटरी इनइक्वालिटी के कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि स्पेंडिंग, इनकम, वेल्थ। तो हम गिनी कोफिशिएंट के हेल्प से समझेंगे। गिनी कोफिशिएंट इंडेक्स हमें इनइक्वालिटी को मेजर करने में हेल्प करता है। अगर जिसका रेंज 0 to 1 होता है, अगर किसी गिनी कोफिशिएंट अगर ज़ीरो है, जिस उसका मतलब है कि वो पूरी तरीके से अगर स्पेंडिंग गिनी कोफिशिएंट ज़ीरो है स्पेंडिंग का, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे पूरी तरीके से इक्वालिटी है। और अगर 1 है तो इसका मतलब है कि किसी एक इंसान के पास ही सब कुछ है, मतलब बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है वहाँ पे। वैसे ही जब 1983 का फ़ेज़ था, 1983 से 1993 वाले फ़ेज़ में इनइक्वालिटी मतलब थोड़ा कम हुआ था, लेकिन फिर 1991 के रिफ़ॉर्म्स के बाद इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि जो 1991 वाला रिफ़ॉर्म था, वो सबको बेनिफिट नहीं पहुंचा पाया था। फिर जो 2005 के बाद थोड़ी इनइक्वालिटी हमारे कंट्री में स्टेबल हुई थी। और हम अगर और सारे डेटा के हिसाब मतलब कंपैरिजन करें, जो हमारा जो रूरल एरियाज़ है और अर्बन एरियाज़ है, तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि इस डेटा को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि जो अर्बन एरियाज़ थे वहाँ पे इनइक्वालिटीज़ ज़्यादा देखने को के लिए मिली थी, क्योंकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना पा रहे थे, जिसकी वजह से जो रूरल पीपल थे उनको वो पीछे ही रह गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो गिनी कोफिशिएंट है अर्बन एरियाज़ का 0.32 है, जो कि हमारे रूरल एरियाज़ से बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है। और हर 2011 के टाइम पर भी हमारे रूरल एरियाज़ के गिनी कोफिशिएंट ज़्यादा ही हैं। और हम अगर रियल प्राइस के बेसिस पे भी देखेंगे तो सेम ही कंडीशन है। फिर हम देखेंगे कि स्पेंडिंग ट्रेंड्स, मतलब कंज्यूमर किस तरीके से स्पेंड कर रहे थे उस वक्त, जिसकी वजह से हम समझ पाएंगे कि कितनी इनइक्वालिटी थी। तो अगर हम बात करें कुछ रिचेस्ट पॉपुलेशन की, जो कि 20% की पॉपुलेशन थी, उनकी जो स्पेंडिंग थी ऑलमोस्ट डबल हो गई थी 2011 तक। लेकिन वहीं पे अगर बात करें 40% लोग जो पुअर थे,
उस उनकी जो स्पेंडिंग थी वो सिर्फ 51% तक इंक्रीज़ हुई थी। तो इसका मतलब कि जो सिटीज़ थे वो ज़्यादा पैसा कमा पा रहे थे, उनके पास ज़्यादा पैसा था। अ, इस वजह से जो वहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिली, इनइक्वालिटी जो ग्रोथ रेट था वो ज़्यादा था। फिर हम आते हैं इनकम इनइक्वालिटी पे। इनकम इनइक्वालिटी पे को हम समझेंगे, एक सर्वे हुआ था, इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, जो कि हमें हेल्प करता है इनइक्वालिटी को देखने में। तो उस टाइम पे जो इन गिनी कोफिशिएंट था वो अप्रॉक्सीमेटली 0.54 था, जो कि एक हाई रेट है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50% से भी ज़्यादा है। तो इनकम इनइक्वालिटी भी हमारी कंट्री की हायर थी। लेकिन जो इनकम इनइक्वालिटी हमारे कंट्री की रही है वो स्पेंडिंग्स वाले इनइक्वालिटी से ज़्यादा ही रही है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा है और वो पॉपुलेशन काफ़ी कम है, मतलब अगर हम पूरी पॉपुलेशन की कंपैरिजन में देखें तो। फिर हम वेज इनइक्वालिटी देखेंगे। हमारा जो एनएसएस का डेटा है, जिसका नाम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे है, उसके हेल्प से हमें पता चलता है कि जो वेजेस थे उनकी उनके जो गिनी कोफिशिएंट वेजेस की गिनी कोफिशिएंट में इंक्रीज़ हुआ था, जिसका मतलब ये है कि वेजेस में भी काफ़ी इनइक्वालिटी देखने को मिली थी 1993 से 2004 के बीच वाले फेज़ में। बाद में 2011 के आसपास जाके मतलब ये गिनी कोफिशिएंट डिक्रीज़ भी हुआ था। मतलब कि थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हुआ था, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया था। फिर फार्मर्स के इनकम्स में भी देखा जाए तो ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को नहीं मिला। मतलब उनकी इनइक्वालिटी काफ़ी हाई थी, 0.6%, मतलब अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो कुछ 60% से भी ज़्यादा थी, जो कि डिक्रीज़ बाद में होके 58% के आसपास पहुँची। फिर अगर हम उस जॉब्स और वेल्थ के टर्म्स में अगर हम बात करें तो जो नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स थे उनमें जो गिनी को मतलब जो उनमें ग्रोथ रेट देखने को मिला था वो कुछ थोड़ा बहुत ही ग्रोथ रेट देखने को मिला था, मतलब 24% तक ग्रोथ रेट हुआ था 18% से। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टाइम फेज़ है वो 2004 से 11 तक का है। लाइक जिसकी वजह से इनइक्वालिटी अगर जॉब्स और वेल्थ के केस में भी देखा जाए तो वहाँ पे भी बढ़ी हुई नज़र आ रही थी। यहाँ पे हम टेबल के हेल्प से भी समझ सकते हैं। 1991 में जो हमारा गिनी कोफिशिएंट था वो 0.66% था, जो कि बाद में इंक्रीज़ हो गया था, 0.75 हो गया था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 75% के आसपास हो गया था, जो कि बहुत ही बेकार था हमारे कंट्री के लिए। फिर हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर हम देखें तो जो कुछ हमारे बॉटम 50% वाले लोग थे, जो कि जीडीपी के जो जिनके पास कम पैसे थे, वो उनका जो शेयर था वेल्थ में वो कुछ 9% था, 9% ऑफ जीडीपी। लेकिन वहीं पे अगर हम टॉप 1% के पॉपुलेशन की बात करें तो उनका जो 1991 के टाइम पे जीडीपी के शेयर के हिसाब से उनके पास जो इनकम थी वो 17% ऑफ जीडीपी थी, जो कि बाद में 2012 के टाइम पे बढ़ के 28 भी परसेंट हो गई थी। अगर हम टॉप 10 इनका जिनके पास टॉप 10 पॉपुलेशन की बात करा जाए, जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ थी, उनकी जो 1991 में उनके पास जो शेयर रहता था वो 51% ऑफ जीडीपी रहता था। लेकिन बाद में ये इंक्रीज़ होकर 63% ऑफ जीडीपी हो गया, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारी जो इनइक्वालिटी रही है 1991 से लेके 2012 के बीच में वो बढ़ती ही बढ़ती गई है। मतलब वेल्थ कुछ ही लोगों के पास, कुछ 20% 10% लोगों के पास ही एक्यूमुलेट होती गई है। अगर हम देखेंगे कि बिलीनियर्स के वेल्थ के बारे में देखें तो हमारे यहाँ के जो बिलीनियर्स थे वैसे तो नंबर में काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर हम पूरे कम पॉपुलेशन को देख के काम करें, मतलब उसके कंपैरिजन में देखें तो ये नंबर फिर छोटा हो जाता है। जिसका जिनकी वेल्थ 5% ऑफ जीडीपी 2005 में थी, लेकिन बढ़ते बढ़ते 2017 तक आते आते वो 15% ऑफ जीडीपी हो गई। इसका मतलब कि ग्रोथ तो हमारी इकोनॉमी कर रही थी, लेकिन फिर भी हमें इनइक्वालिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में थी।
फिर उसके बाद हम अगर हम सॉरी फिर हम अगर हम देखें हमारे जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स थे हमारे कंट्रीज़ के, जैसे एसटी हो गए, एसटी हो गए, उनको मतलब हेल्थ सेक्टर में, पब्लिक एजुकेशन के केस में उनको उतनी ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो इनइक्वालिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस हम मनी के टर्म्स में चीज बातें करें। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जो हमारी सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं, जो हमारे सोशल इंडिकेटर्स हैं, अगर हम वो सारे लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये भी एक इनइक्वालिटी है। ये नॉन मोनेटरी इनइक्वालिटी के अंडर आ जाता है। फिर उसके बाद अगर हम जेंडर और स्टेट के का हिसाब से देखें, तो मेन और वुमेन की अगर हम बात करें, तो लिटरेसी रेट मेन का 80% से ज़्यादा था। लेकिन वहीं पे वुमेन का अगर ओवरऑल देखा जाए, सारे वुमेन को मिला के, कास्ट में डिफरेंशिएट ना करें, तो वो 65% था। वहीं पे अगर हम एसटी वुमेन्स को की बात करें, तो वो लेस देन 50% था। रूरल वुमेन की बात करें तो उनकी लिटरेसी रेट 62% था। अर्बन वुमेन की बात करें तो थोड़ा मतलब बेहतर था, 81% था। फिर उसके बाद हम अगर देखते हैं कि हमारी जो एजुकेशन थी वो पहले से बेटर हुई थी, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे कि जो काफ़ी पिछड़े थे, जैसे कि अभी मैं बताती हूँ आपको। अब हम स्टेट इनइक्वालिटी देखते हैं। तो स्टेट में जो इनकम गैप था 1980s के बाद, मतलब 1980s तक में तो थोड़ा स्टेबल रहा, लेकिन फिर 1990s के टाइम पे जो रिफॉर्म्स वगैरह हुए, उसके बाद से ये इनइक्वालिटी बढ़ता ही गया है। जो कुछ कुछ जैसे कि जो डेवलप्ड नेशन के स्टेट्स थे, वो उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए, तो हमारे यहाँ के इनकम डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। अगर गांव वाले एरियाज़ को देखा जाए, तो वहाँ पे हमारी जो गिनी कोफिशिएंट थी वो बढ़ती ही जा रही थी, जिसका मतलब है कि इनइक्वालिटी बढ़ता ही जा रहा था। फिर वहीं पे एक पालनपुर मतलब करके एक विलेज है, जिनकी एक सर्वे हुई थी, उनमें पता चला था कि इनकम गिनी कोफिशिएंट जो था वो इंक्रीज़ हो रहा था, जो कि पहले 1974 के टाइम पे 0.27% था, बाद में बढ़ के 0.36 हो गया था 2008 के टाइम तक। अब हम देखेंगे कि एसेट का शेयर्स, मतलब एक तरीके से वेल्थ वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ जाती है। तो वहाँ पे अगर 91 के टाइम पे देखा जाए, तो एसटी कैटेगरी के का अगर एसेट शेयर्स देखा जाए, उसका गिनी कोफिशिएंट, तो वो 0.48%, 448 था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 48% के आसपास, जो कि बाद में मतलब घटते हुए नज़र आ रहा है 0.4। तो ये यहाँ पे थोड़ा बेहतर हुआ था कि हमारी इनइक्वालिटी थोड़ी कम हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है, क्योंकि जो 91 से लेके 2012 के बीच का जो टाइम पीरियड है, वो काफ़ी मतलब लंबा है। और भी सारे मतलब ऐसे ही है। अगर हम जॉब ट्रेंड्स की बात करें, तो जो 93% ऑफ वर्कर्स थे वो इनफॉर्मल सेक्टर में इंगेज थे, जहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में सिर्फ 56% पीपल ही इंगेज थे, क्योंकि हम देखे थे ना कि सर्विस सेक्टर बेहतर कर रहा था, लेकिन वहाँ पे लोग काम करने के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। प्रॉफिट्स जो बिजनेसेस के वो डबल हो रहे थे, 7 to 15% हो रहे थे, मतलब कुछ जो ऊपर वाले लोग थे, जो टॉप 20% में आ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे थे। वहीं पे जो फार्मर्स की इनकम थी वो डिक्रीज़ हो रही थी, मतलब 25% से 14% तक डिक्रीज़ हो गई थी। फिर जो लोग नॉन फार्म वर्कर्स थे, उनकी वो मतलब उस टाइम पे थोड़े स्टेबल रहे थे। फिर देखते हैं हम इनकम्स और जॉब्स के। तो जॉब्स बहुत मतलब धीरे धीरे स्लोली स्लोली मतलब शिफ्ट हो रहे थे, लेकिन जो हमारे उसमें इनकम का शिफ्ट था ना, वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा था। एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकम ड्रॉप हो रही थी, लेकिन जो नॉन फार्म सेक्टर्स थे, जो सर्विस सेक्टर्स थे, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, मतलब वर्कर्स में भी
जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1980s के टाइम पे 20% अगर प्रॉफिट हो रहा था, तो फिर 2012 के टाइम पे ये मोर देन 50% हो रहा है। वेजेस भी में भी, लेकिन वेजेस में यहाँ पे हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। पहले 30% मिल रहा था, लेकिन अब 10% ही मिल रहा था। तो ये एक तरीके से जो हमारे वर्कर्स थे उनका मतलब उनका फ़ायदा ही उठाया जा रहा था, उनके साथ मतलब अच्छी इनकम उनको नहीं दी जा रही थी। सो ऐसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हम एक कंक्लूजन के का देख सकते हैं कि 1991 के रिफॉर्म के बाद रिड्यू पॉवर्टी तो रिड्यूस हुई थी, लेकिन इनइक्वालिटी बहुत बड़ी थी, चाहे वो मनी के टर्म्स में हो या अदर सोशल इंडिकेटर्स के टर्म्स में हो। जो जॉब्स वाले थे उनको मतलब अच्छा मिला, उनको प्रॉफिट अच्छा होता था, लेकिन जो वेजेस पे काम कर रहे थे वो लोग उनको उनका लोग फ़ायदा उठा रहे थे। जो माइनॉरिटीज़ थे, दलित्स, ट्राइबल ग्रुप्स थे, वुमेन्स थे, उनको अच्छे से उनकी पब्लिक सर्विसेज नहीं मिली थी। कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इन सारे वजह से जो हमारी इनइक्वालिटीज़ थी वो बढ़ती गई और हमारी इकोनॉमी को नेगेटिवली इम्पैक्ट ही करती गई। सो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। हम हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।